हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरविंद गुरुजी एजुकेशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं माहौल पे। अक्सर हम आप बात करते रहते हैं कि एक ही प्रोफेशन में रह के कोई बहुत ज़्यादा सफल है और वहीं पे उसी प्रोफेशन में कोई उतना सफल नहीं है। तो कारण क्या है? तो कारण है सिर्फ माहौल का। इसमें एक चीज़ हमें एक घटनाक्रम आज याद आया जो लगभग हर व्यक्ति के जीवन में घटता है, कभी ना कभी एक बार तो घटता है और किसी किसी के साथ एक से ज्यादा बार हो जाता है। वो होता है हमारे आपके समाज में होने वाला एक संस्कार, शादी संस्कार। ठीक, और उसमें से सबसे ज्यादा कौन सी शादियां होती हैं? अरेंज्ड मैरिज। और सबसे कम कौन सी शादियां होती हैं? लव मैरिज, यानी कोर्ट मैरिज। लेकिन कोर्ट मैरिज का खर्चा कितना? लगभग 1000, 1200, 1500, 2000। और जो अरेंज्ड मैरिज होती है उसका खर्चा जितनी जिसकी हैसियत उतना कर ले। लेकिन उसके बावजूद लोग करते कौन सी शादी ज्यादा है? अरेंज्ड मैरिज। आपका जवाब यही होगा, अरेंज्ड मैरिज। क्यों? क्योंकि अरेंज्ड मैरिज में एक माहौल बनाया जाता है। जितने भी परिवार के लोग होते हैं और मुख्य रोल होता है उसमें पंडित जी का। जितना खर्चा लव मैरिज या कोर्ट मैरिज में आता है टोटल, उतना खर्चा तो पहले दिन पंडित जी लेते हैं, तब शादी को सर्टिफाई करते हैं कि यह शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। यहीं से माहौल बनना शुरू होता है। जैसे ही पंडित जी डेट निकाल देते हैं कि इस डेट में इतने बजे आप लोग चक्कर लगाएंगे, मतलब भौरे पड़ेंगी, उसी समय पंडित जी कुछ चीजें प्रतिबंधित भी करते हैं। आप गौर से सुनते जाइए कहानी, इसका सारांश जो निकल के आएगा उसमें मजा आ जाएगा। पंडित जी तुरंत बताते हैं आपको तालाब के पास नहीं जाना है, आपको कुएं के पास नहीं जाना है, आपको बिजली का नंगा तार नहीं पकड़ना है, आपको रेलवे के सामने नहीं खड़े होना, ट्रेन के सामने, ट्रक में नहीं जाना है, रोड में नहीं जाना। इतनी सारी जगहें प्रतिबंधित कर देती हैं क्योंकि पंडित जी को पता है कि जितने भी भटके हुए प्राणी हैं, जो शादी में मार खाए हुए हैं, शादी टूटी है, बहुत दुखी हैं, वो सब ऐसी ही जगह पे आत्महत्या करने के लिए जाते हैं। और अगर वहां आप पहुंच गए तो वो आपको गलत ज्ञान दे देंगे कि अरे कहां पड़ रहा है चक्कर में, मैं तो बर्बाद हो गया इस चक्कर में कि मेरी बीवी छोड़ के भाग गई, मेरा ये सामान लेके चली गई। जो भी या जिसने किसी मार खाई होगी तो मेरी बीवी ने देखो खोपड़ी फाड़ दी, पट्टी बनाए बैठे आत्महत्या करने के लिए। तो आदमी भटक नहीं जाएगा और वो भी उसी के साथ, चलो हम भी यही बैठते, नहीं करते शादी, प्रतिबंधित करते हैं ना पंडित जी। और उसके बाद एक रस्म और होगी कि जो पैजामा पहनाया जाएगा उसका एक पैर पहनाएंगे फूफा और दूसरा पहनाएंगे जीजा। क्यों? फूफा दोनों नहीं पहना सकते क्या? वो कुर्ता भी पहना सकते थे, सारा कुछ पहना सकते थे, लेकिन उसमें इन्वॉल्व करते हैं लोगों को कि जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे उतना माहौल बनेगा और हमारी आपकी, यानी जो भी शादी कर रहा होता है उसकी वचनबद्धता बढ़ती है वो शादी निभाने के लिए। फिर और आगे चलते, खर्चा लगातार होता रहता, खूब ढोल मक्का, इतना भयंकर माहौल बना देते हैं कि उस दिन जो एक चलने में असमर्थ व्यक्ति भी होगा या बाकी बीमार रहा होगा बहुत दिन से, वो भी जो नगाड़ा बत्ता ढोल बत्ता उसकी धुन में चलता है, वो भूल जाता है बाकी बीमारी कि मैं कोई बीमार भी हूं। लोग अपनी सामर्थ्य से ज्यादा मेहनत करते हैं क्योंकि लोग ज्यादा इकट्ठे होते हैं तो घर में काम ज्यादा हो जाता है और कोई थकता भी नहीं। खास बात ये, बाकी लोग जो 4 रोटी बनाने में थक जाते थे, रोटी महिलाएं बनाती हैं, वो उस दिन सैकड़ों रोटी बनाती है और थकती भी नहीं, बड़े सुरताल से चलती हैं। क्यों? क्योंकि एक माहौल बना होता है, वो पंडित जी उसमें मेन रोल निभाते। अब आगे बारात आगे घर वहां पहुंच जाती है जहां अगवानी होती है लड़की के दरवाजे पे, वहां सब गाड़ियां चलती हैं, धीरे धीरे सब लोग चलते हैं, अंधेरा भी रहता है, पीछे वाले लोग उसमें फूफा या जीजा नाली में पक्का जाएंगे, वो घुटने तक पैर सान मान के आ जाएंगे। ठीक, और उसके बाद अगर शहर में होंगे तो सीवर में घुसेंगे, अगर गांव में होंगे तो नाली नापदान जो बहते हैं उसमें जाएंगे। उसके बाद वो नाराज भी होंगे कि अपने सगे रिश्तेदारों को तो गाड़ी में बिठा दिया, उनको उस साइड से चलाया जिधर रास्ता सही था और मुझे इस साइड से चला दिया कि तुम उसके आतिशबाजी वाले के पीछे चलना, देखना कि कितने छुटा रहा कि नहीं छुटा रहा। वो नाराज पक्का होंगे। वो नाराज होना भी एक रस्म ही है क्योंकि वो माहौल में होते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद दोस्त उनको देने हैं लड़के वालों को। उसके बाद इस तरीके से शादी शुरुआत हो गई और सब लोग भयंकर नाच रहे होते, लड़का पता नहीं चलता हो क्या रहा है। और शादी जो डीजे बंद हो जाए ना तो थोड़ी देर इतना माहौल बना होता है कि ना नाचने वाले जनरेटर में नाचते रहते हैं। लड़का भी खुश, अरे ये मेरा सगा दोस्त है जो इतना मेरी शादी में इतना खुश है। अरे लेकिन वो शादी में खुश नहीं, वो समझ गया कि एक आदमी और अपनी कैटेगरी में आ गया। ठीक,
उसके बाद शादी हो जाती है। पहले 3-3 4-4 दिन जब बारातें रुका करती थी तो वो शादियां भी कई सौ साल तक चलती थी। लोग लास्ट तक कभी एक दूसरे से गिला शिकवा नहीं करते थे कि अरे चलो गलत हो गई। अब शादियां क्या होता है, अब रात में ही सब बाराती वापस आ जाते हैं, सुबह ही लड़के को पता हो जाता है कि ये साले फंसा के सब भाग गए। ठीक, लेकिन खैर इतने लोग उपस्थित रहे, फोटो खूब खींची गई, तो वचनबद्ध तो हो ही जाता है। खैर 2-4 महीने बीतते हैं और सबको एहसास हो जाता है, लड़के को भी एहसास हो जाता है कि अगर 1 साल और रुक जाता तो मुझे कोई बड़ी पोस्ट वाली एजुकेटेड ज्यादा सुंदर लड़की मिल जाती। लेकिन वो उसके सामने वो सारे सैकड़ों रिश्तेदार नाचते हैं, अरे फूफा क्या कहेंगे, जीजा क्या कहेंगे, चलो इसको एडजस्ट कर लेते हैं। और यही ख्याल लड़की के दिमाग में भी आता है कि थोड़े दिन और रुक जाती तो इस बेवड़े की जगह कोई अच्छा सा इंजीनियर, डॉक्टर ये मिल जाता। लेकिन उसके दिमाग में भी यही बात आती है, अरे इतने रिश्तेदार आए थे, वो लोग क्या कहेंगे कि एक रिश्ता नहीं निभा पाए। तो वो इतने रिश्तों के दबाव में एडजस्ट कर लेते हैं। कुछ कमियां वो उसकी एडजस्ट कर लेती है लड़की, और कुछ लड़का एडजस्ट कर लेता है, और जीवन सकुशल चलता रहता है। वो लोग चलाई जाते हैं। यानी 99% अरेंज्ड मैरिज सफल ही रहती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें इतना माहौल बनाया गया था कि वो अब वचनबद्ध हो जाते हैं वो शादी निभाने के लिए। लेकिन वो जो 1% शादियां होती हैं, कोर्ट मैरिज या लव मैरिज, वो क्यों नहीं सफल हो पाती? उसमें 1%, जो 1% शादियां होती हैं उसमें भी 1% सफल होती हैं। ये नहीं कहते कि नहीं होती, उसमें भी सफल होती हैं। बहुत लोग होते हैं जो एडजस्ट कर लेते हैं, चलो ठीक है अब हमने अपनी इच्छा से किया था, ये निर्णय हमारा है, हमें ये मानना है, लेकिन वो उसमें सफलता का प्रतिशत बहुत कम है। अब आते हैं वास्तविक जीवन में इस कहानी का क्या मतलब, क्यों सुनाई मैंने ये कहानी। जब आप अपने बच्चे का कहीं एडमिशन कराते हैं, अगर सब लोगों ने एक माहौल बनाया है कि बेटा अब देखो तुम इतने योग्य हो गए हो कि तुम इस क्लास में पहुंचो, तो अब देखो ये किताब ये पढ़ने में तुम्हें ये अच्छा लगेगा, ये हिंदी वाले टीचर ये रहेंगे, ये पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो एक माहौल बन रहा है, वो बच्चा वचनबद्ध हो जाता है वो करने के लिए। उसके बाद जब क्लास का प्रमोशन होता है तो हम आप उसको बताएं, देखो अब तुम इतने योग्य हो गए हो कि तुम इस क्लास में पहुंच जाओ, तो अब आपको ये टीचर पढ़ाएंगे, ये टीचर पढ़ाएंगे, ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है, ये सब्जेक्ट इतना अच्छा रुचकर, इससे हमें ये जानकारी, इससे हमें ये जानकारी मिलेगी। लेकिन अगर हम आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, जो पंडित जी ने कहा, इस कहानी का पूरा वृत्तांत आप चाहें तो लिख लें कि उसको कुछ जगह प्रतिबंधित भी करनी पड़ेगी कि ये नहीं करना है जो पंडित जी ने किया था, नहीं तो वो भटकेगा तो है ही, उसके लिए सारी संसार की चीजें नई है तो बिल्कुल भटक सकता है। तो हमें आपको ये चीजें प्रतिबंधित कुछ चीजें करनी पड़ेंगी कि ऐसे लोगों की संगत नहीं करनी है, ये यहां पर नहीं जाना है, नहीं तो जिम्मेदारी हमारी हो जाएगी। कारण हमें माहौल बना के देना पड़ेगा बच्चे को। अगर माहौल बना दिया, या चाहे अपने बच्चे के जीवन में हो या किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कोई बात काम करने वाला हो, एक माहौल बना होना चाहिए, क्योंकि माहौल में वो ताकत होती है कि वो हमसे वो काम करवा सकता है जो हम आप नॉर्मल तरीके से या नॉर्मल माहौल में नहीं कर सकते। अगर ये चीज आपको अच्छी लगे तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।